गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 2 अगस्त। तो 2 अगस्त का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आती है, आसाम मिजोरम में एग्री हो गए हैं बॉर्डर टेंशन को ईजी करने के लिए। 2-3 दिन पहले मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया क्या क्या इशू था आसाम और मिज़ोरम से। कल मैंने आपको पूरा डिस्प्यूट पढ़ाया था। इवन आसाम का जो है वो मिज़ोरम से नहीं है कि मणिपुर से भी है, अरुणाचल प्रदेश से भी है, मेघालय से भी है, नागालैंड से भी है। क्यों पहले पूरा एक आसाम हुआ करता, पूरी स्टेट हुआ करता था। बाद में उसका डिवीज़न किया गया, स्टेट बनती गई, तो उसके हिसाब उनका अभी तक डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है। तो अभी तक पूरा तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है और भी स्टेट के साथ है। 2 दिन से लगातार मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, तो आज रिपीट नहीं करेंगे। बैडमिंटन में आपको सिंधु ने जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, बहुत बहुत बधाई इनको। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है जीएसटी से रिलेटेड। रेवेन्यू जो है जीएसटी का इतने लाख करोड़ का जुलाई में हुआ है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जीएसटी के इशू हैं हम लास्ट में अपनी पीडीएफ से देखेंगे। हमने पीडीएफ में पूरा एक्सटेट किया है बहुत अच्छे से, जीएसटी को हम समझेंगे, तो ये लास्ट में हम पढ़ेंगे। पहले हम पूरा हिंदू कवर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो लंबी होती है, क्वेश्चन ये उठता है राइज माइंड में, ये होता है कि वीडियो लंबी होती है, क्योंकि वीडियो इसलिए लंबी होती है हिंदू के साथ साथ एक उसकी बेसिक प्लस और करंट की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होती है उसमें। क्योंकि ये ज़रूरी किस लिए, क्योंकि हमको पेपर नहीं लिखना है, हमको प्री नहीं देना है, हमको मेंस भी साथ में देना है, तो उसके लिए वीडियो लंबी होती है। पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपने स्टार्ट किया है तो उसका पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे और लिख पाएंगे। वीडियो लंबी है तो 1.5 करके 1.25 करके आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन बार बार यही आता है मेरे पास कि सर वीडियो लंबी है, तो मैं वीडियो छोटी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी खुद पढ़ना होता है आपके साथ साथ। जो मैं आपको पढ़ूंगा, जो आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो मैंने आपके साथ ही पढ़ूंगा। तो ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको करना होगा, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे। ये नहीं कि 30 मिनट में 25 मिनट में हिंदू पढ़ा जा सकता है। आप पढ़ नहीं रहे हो, आप उस इंसान का दिमाग पढ़ रहे हो, वो आपको अपना दिमाग बता रहा है कि इसके अंदर ये है, ऐसे ऐसे है। मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। अब कैसे ख़त्म कर दूंगा आपको बताता हूँ कि ये है, कुछ प्रॉब्लम है राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, क्या क्या प्रॉब्लम है कि ये ईपीओएस मशीन नहीं काम कर रही है, गवर्नमेंट सर्वर डाउन रहता है क्योंकि ऑनलाइन चलती है, और फिर कोई अल्टरनेटिव नहीं है राशन कार्ड का। अगर मशीन बने तो कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है। इसके अंदर यही दिया है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो स्कीम आई है वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें कुछ खामियां भी हैं। स्कीम भले से अच्छी हो, तो ये सारी कुछ बता के मैं नेक्स्ट चला जाऊंगा। पर हमें क्या क्या पढ़ना है, हमको 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम भी पढ़नी है, क्या क्या प्रॉब्लम है। 4 तो इससे पता लग गई आपको, कुछ और प्रॉब्लम भी पढ़नी है। तो ऐसे नहीं, हम बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो जीएसटी है, जैसे ये जीएसटी हमने पूरा कवर किया कितना लंबा, विद क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके और क्या क्या उसके कंसर्न्स हैं, मतलब पूरा हमने कवर किया। इसके बाद ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड, प्रॉब्लम क्या है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड जो है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, वे फॉरवर्ड में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, और उसके बाद ये इसका स्कीम को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो हमने सारी चीज़ इसके अंदर कवर की हैं। हमने एक सिंगल चीज़ कवर नहीं की है। 1 मिनट रुको, मेरी वो आंटी खाने वाली है, 1 मिनट। हो गया। तो हमने पूरा इसके अंदर कवर किया है, क्योंकि हमें एक मेंस प्रोस्पेक्टिव वे से पढ़ना है, ना कि प्री प्रोस्पेक्टिव वे से हमें पढ़ना है। तो मैं अपने वापस हिंदू पे आता हूँ। जो तीनों चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो है राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या फ़ायदा है, वो मैं सारे अपने उससे भी बताऊंगा। इससे भी आपको पता लग गया है 4 पॉइंट। पहला, ईपीएस मशीन जो है वो देर राशन कार्ड मतलब कि यूज़ किया जाता है, रिसीविंग डाटा होता है उसके ऊपर, ईपीएस का यूज़ कर पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है वो डाटा करने में, फिर गवर्नमेंट सर्वर काम नहीं करता है, और उसके बाद चलो काम नहीं कर रहा तो ऑफलाइन मोड में कर लो, कोई ऐसा कोई अल्टरनेटिव स्टेप नहीं है उसे हम कर पाएँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम है ईपीएस मशीन का जो यूज़ होता है। ऐसी मशीन जो होती है थंबप्रिंट रख के आप निकाल पाते हो। नेक्स्ट आती है राजस्थान के फार्मर टर्न इनटू द एंटरप्रेन्योर। अब देखो राजस्थान में खेती बहुत कम होती है, पर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि जो आप फार्मर को एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट कर दो। ऐसे ऐसे छोटे वो प्लांट लगा लें, ऐसे ऐसे छोटे स्टोरेजन सिस्टम लगा लें, और जो आसपास के किसान हैं उनके जो अनाज को स्टोर करें, और जब मार्केट की डिमांड बढ़े तब उसको सप्लाई करें, अच्छे रेट मिलते हैं। तो ऐसे जो रूरल एरिया को है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एंटरप्रेन्योर में। तो ये सारे इसमें को देखा गया, पेंडेमिक प्रोजेक्ट लगाए गए, इवन गवर्नमेंट ने भी उनकी हेल्प की। तो विलेज जो यूथ थे विलेज के, उनको उसमें किया गया। तो उन्होंने जैसे
ओनियन और गार्लिक को स्टोर कर लेते जब फसल का टाइम होता था, बाद में उसको एक्सपोर्ट करते थे जब उसकी डिमांड बढ़ती थी। तो ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गया, स्पेसीज हो गई, कॉटन हो गया, मिल्क हो गया, तो इन सब चीज़ को स्टोर करके बाद में वो सप्लाई करते थे। अब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट गवर्नमेंट ने भी किया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो FPO ऑर्गेनाइजेशन थी, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको 50% तक ग्रांट दिया गया। अगर वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक का उनको लोन दिया गया, उसमें 50% ग्रांट दिया गया। अगर वो 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसको 25% ग्रांट दिया गया। तो ऐसे गवर्नमेंट भी अगर सपोर्ट करे तो किसान आगे बढ़ सकते हैं। जो आपका एक टारगेट था डबल इनकम करने का, उसको फुलफिल कर सकते हैं। दूसरी आती है जो न्यूज़ आती है वो त्रिपुरा से रिलेटेड आती है। ये जो पूरा इशू है ब्रू कम्युनिटी के ऊपर है। ये क्या था, ये मणिपुर में और कहीं इधर आपका मिज़ोरम में ये 2 कम्युनिटी रहते थे, पर यहाँ से निकाल दिया गया। तो ये कैंप मेरा एक तरह से कैंप के अंदर रहते हैं त्रिपुरा में। तो इनका दोबारा सेटलमेंट किया जाएगा, दोबारा से स्टेट की सारी कम्युनिटी से बात करके इनको वापस वहाँ पे दोबारा से स्टेबल किया जाएगा। तो इसके बारे में पूरा बताऊँगा क्या क्या इनका इशू है। यहाँ तो आपने इतना ही लिखा है, अब इसको आप कैसे जानोगे, इसका बेसिक पार्ट क्या है, कैसे इनको नेगलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं, वो पता लगेगा आपको नोट्स के अंदर से। दूसरी जो न्यूज़ आती है कि रो ओवर द लक्षद्वीप बीचेस विला प्लान। अभी जो लक्षद्वीप है, अभी आपने देखा लक्षद्वीप का रेगुलेशन एक्ट चेंज किए गए थे और एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर था, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है UT है, सारी पावर गवर्नर को दी गई थी। जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उनको सारी पावर दी गई थी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो सारी पावर उनको दी गई थी। तो लक्षद्वीप जो है कोरल बीचेज़ हैं और इनको डेवलप किया जाएगा, मालदीव्स की तरह डेवलप किया जाएगा। मालदीव्स के बीचेज़ होते हैं ना, टूरिज़्म को बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे विला बनाए जाएंगे, जो टेम्परेरी विला है 99 साल की रिलीज़ के लिए बनाए जाएंगे। तो वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है वो अगेंस्ट है। वो क्यों है, क्योंकि अब मैंने बताया कोरल है तो लेगून्स बनते हैं, तो लेगून्स ख़राब हो जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, जो फिशरी हैं ये सब चीज़ गड़बड़ा जाएंगी। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इतनी सारी लैंड दे रहे हो, 6 हेक्टेयर, 3 जो आइलैंड्स हैं, मिनिकॉय, आपका कदमत और आपका सुहेल करके 3 आइलैंड है, इन पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो, 806 करोड़ के प्रोजेक्ट लगा रहे हो। तो ये तो मान रहे चलो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा लोकल कम्युनिटी का, पर उस एरिया की फर्टिलिटी तो लॉस होगी ना। तो ये सारी चीज़ में प्रॉब्लम देखी गई है। नीति आयोग ने पहले बोला है कि प्रोजेक्ट विल भी इकोलॉजिकल, मतलब से पूरा डिस्ट्रेस कर देंगे इकोलॉजिकल को, सोशल इकोनॉमी नॉर्मल जो इल कंडीशन आ जाएगी। नीति आयोग भी बोल चुका है, उसके बाद भी गवर्नमेंट डेवलप कर रही है वहाँ पे। तो क्या क्या, डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफ़र, DBFOT मॉडल अप्लाई किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो DBFOT मॉडल होता है, डिज़ाइन करो, बिल्ड करो, फाइनेंस करोगे, ऑपरेट करो, ट्रांसफ़र कर दो। पहले बनाओ उसे, बिल्ड करो, जो गवर्नमेंट पैसे देगी थोड़ा वो लगाओ, अपना पैसा लगाओ, थोड़े दिन चलाओ, जितना आपका पैसा लगा है वो आप कमाओ और वापस को ट्रांसफ़र गवर्नमेंट को कर दो। तो ऐसा पूरा सिस्टम डेवलप किया जाएगा। अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये पूरा जो इसमें ऑनलाइन जो इसमें दिया है ना करंट का, ये ख़त्म हो जाता है। अब आपको बेसिक क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षद्वीप का मैप आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, कहाँ पे कौन से चैनल डिवाइड करता है, टाइप्स ऑफ लगून आपको पता होने चाहिए। ये कैसे पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे अपने नोट्स के अंदर से। आपको अभी दिखा देता हूँ मैं कैसे हमने इनके नोट्स डेवलप किए हैं। ये ब्रू कम्युनिटी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बैकग्राउंड क्या है, क्यों बनी है। लक्षद्वीप पढ़ेंगे, कैसे कि लक्षद्वीप है, 11 डिग्री चैनल कैसे करता है। उसके बाद कोरल रीफ पढ़ेंगे, जो आपके सारे ये बनते हैं कि लगून कैसे बनता है, फ्रिंगिंग रीफ कैसे बनता है, इसे क्या बोलते हैं, लगून कैसे बोलते हैं, बैरियर रीफ कैसे बनता है, उसके बाद एटॉल कैसे बनता है। तो ये हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट से। देखो आपको कनेक्शन करना है तो खुद करना सीख जाओ, या फिर आपको UPSC अपने आप सिखा देगी अगर आपको UPSC क्रॉस करना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है आपका, आगे चलते हैं तो मैंने इसमें आपको जिस्ट बता दिया कैसे कैसे डेवलप किया जाएगा। ये आती है, इसमें GM क्रॉप के बारे में पढ़ना है। इसमें कुछ नहीं है, पोल्ट्री इंडस्ट्री ने सेंट्रल से बोला है कि उनको अलाउ करो इंपोर्ट करना GM सोए शीड, जो उनकी मुर्गियाँ खाती हैं उनके लिए शीड जो होता है उनको अलाउ करो। अब GM क्यों मंगाना चाहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती है ये, इसको मंगाना चाहते हैं क्योंकि जो इंडियन सीड है, सोया सीड जो इंडियन का है वो बहुत महंगा हो गया है। तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा सस्ता पड़ रहा है बाहर से, ताकि इकोनॉमिकल चीज़ें रहें। तो आपको ये सर्च करना है हाउ ये GM क्रॉप को इंडिया में परमिशन कौन देता है, GM क्रॉप को कौन देखता है कि GM क्रॉप डेवलप की, पूरी उसी इन्वेस्टिगेशन करेगा कैसे डेवलप की, परमिशन कौन देगा उसको मतलब करने की। जैसे BT कॉटन है, इकलौती अब तक यही पास हुई है BT कॉटन,
जो इंडिया में जीएम क्रॉप है, और भी बन चुकी हैं पर अभी उनको पब्लिकली यूज़ करने के लिए वो बैन है। अभी इनको बहुत सारी चीज़ों रिसर्च की जा रही है कि जेनेटिक मॉडिफाइड है, इनको खाने से करने से कोई इंसान के अंदर चेंज तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉटन तो आप नहीं खा सकते, कपड़ा ही बनाओगे, पर बीटी ब्रिंजल हो गया, बहुत सारी बीटी वाली क्रॉप है, उनको खाना पड़ेगा, क्या पता इंसान में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर नोट की जाएंगी। तो आपको बताना है कौन करता है, मैं बता दूंगा, 1 मिनट में बता दूंगा, पर ये आपको सर्च करना, आपको ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। दूसरी जो न्यूज़ आती है ओबीसी रिजर्वेशन, ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट, ये मैंने आपको रिजर्वेशन सिस्टम पूरा पढ़ाया था। अगर आपको वीडियो देखनी हो ना किस वाली वीडियो में पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आप जाना वीडियो पर और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे ग्रुप का भी लिंक है और वहाँ पे लिखा होता है कि रिजर्वेशन इन इंडिया। मैंने पूरा पहला टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ इंडिया ही था, वहाँ 1 2 3 4 5 6 पूरे टॉपिक लिखता हूँ कौन कौन से मैंने पढ़ा है। तो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ाया था इंडिया में, ओबीसी कैसे बना, ST SC को कैसे दिया गया, मंडल कमीशन फॉर्मेशन कैसे हुआ, नागाराज केस बताया मैंने आपको, बहुत सारे केसेस भी बताए थे इससे रिलेटेड। तो आज संभव नहीं है पूरा रिजर्वेशन सिस्टम पढ़ाया जाए, या फिर मैं एक काम करूँगा उस वीडियो को ट्रिम करके और रिजर्वेशन इन इंडिया उसको मैं अपलोड कर दूँगा, वो आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है स्पेस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा गया है, देखो जैसे बड़े बड़े ये अपने इंडस्ट्री जैसे बिलियनियर्स हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, जेब आपके बेजोस हो गए, ये तो ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी इस पार्ट में भी घुस रहे हैं, स्पेस के पार्ट में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ये कहीं एंट्री कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए इनको एंट्री, क्योंकि जो एक तरह से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अगर इसे आप बिजली प्रोडक्शन करते हैं इन कम्पेयर टू थर्मल कैसे होती है कि कोयले से बनाना, तो न्यूक्लियर से आप करते हैं तो आप मिटिगेट करते हैं, जो थ्रेट है आपको क्लाइमेटिकल चेंज का उसको कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, मेजर अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड को एक्सपेंड करने की, न्यूक्लियर एनर्जी को, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सॉल्व कर पाएंगे जो वर्ल्ड जो भी फेस प्रॉब्लम, कितनी क्लाइमेटिकल चेंज की, कितनी जगह बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं, आग लग रही है जंगलों में, हीट वेव्स आ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेटिकल चेंज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका फुकुशिमा एक जगह है जापान में, जहाँ पे मार्च 11 2011 में वहाँ पे न्यूक्लियर जो पावर था वो लीक हो गया था। तो उसके बाद IAEA के ऊपर आर्टिकल आया था, न्यूक्लियर पावर 10 ईयर आफ्टर फुकुशिमा। उसके बाद आया था कि रोड मैप तैयार किया था कैसे हमें चीज़ों को करना है कि इन फ्यूचर ऐसी गलती ना करें। तो एक न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर ध्यान गया था ऊपर। तो यही है जो कंट्री है, रशिया, चाइना, इंडिया, बहुत न्यूक्लियर एक्सपेंड कर रही हैं, चीज़ों को बढ़ा रही हैं। तो इस चीज़ का भी याद रखना, फुकुशिमा कहीं पे न्यूक्लियर के बारे में लिखना है तो फुकुशिमा का जिक्र जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो पूरा सिस्टम था, सिचुएशन बहुत वर्स्ट चली गई थी और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट लीक कर गया था। तो फिर IAEA एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल आपकी एटॉमिक एनर्जी, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर एनर्जी के लिए पीसफुल पर्पस यूज़ करने के लिए बोलती है, ना कि ये बोलती है कि आप उसे न्यूक्लियर वेपन के लिए, ये बिल्कुल मना करती है, उसे पीसफुल यूज़ करना चाहिए। और हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिलियनियर इसमें फील्ड में आएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, जो हम क्लाइमेटिकल फ्रेंडली एनर्जी यूज़ कर पाएंगे, तो हमें ये चीज़ आगे आनी चाहिए। और जो हमारा टारगेट है IPCC का कि 1.5 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर नहीं जाना है, बेस जो ईयर दिया इंडस्ट्रियल लेवल से, उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। बस आपको दिमाग रखना है कि कुछ चैलेंजेस हैं, उनको बस सस्टेनेबली आपको यूज़ करना है चीज़ों को, ताकि इतना बड़ा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इससे कि हम चीज़ों को लॉस कर जाएं। फिर कुछ है जैसे टेरा पावर, ये एक तरह से टेरा पावर एक न्यूक्लियर कंपनी है, फाउंडेड जो मिस्टर गेट्स हैं, बिल गेट्स हैं, उन्होंने इसको बनाया है। जस्ट अनाउंस एग्रीमेंट विद प्राइवेट फाउंडर विद वॉरेन बफेट जो है ना, इनको फादर ऑफ शेयर मार्केट बोला जाता है पूरी दुनिया का। जैसे इंडिया के, आप बताना कमेंट में, इंडिया के फादर ऑफ शेयर मार्केट किसको बोला जाता है? चलो मैं बता दूं, क्योंकि UPSC का क्वेश्चन नहीं है, आप सर्च करोगे टाइम वेस्ट करोगे। राकेश झुनझुनवाला नाम सुना होगा आपने, राकेश झुनझुनवाला नाम है उनका फादर ऑफ इंडिया शेयर मार्केट बोला जाता है। तो वॉरेन बफेट को वर्ल्ड का बोला जाता है फादर ऑफ शेयर मार्केट, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद आप क्लीन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ोगे, बेनिफिट मिलेगा, लोगों को भी मिलेगा। फिर आप जो फ्यूल है, जो आप फ्यूल यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको कम कर पाओगे। क्या क्या कर पाओगे, पर आपको कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो आप, कि आप यूजिंग द आपको प्लूटोनियम डेवलप ना करना। देख न्यूक्लियर होता है ना, या न्यूक्लियर है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम की एक सीमा होती है।
अगर आपको उसको इनरिच कर दो, यानी कि उसको बढ़ा दो, इनरिचमेंट कर दो यूरेनियम का, तो जैसे इसमें दिख रखा है इनरिच कर दो यूरेनियम का 20% तक कर दो, तो कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, प्लूटोनियम बन जाता है, एक वेपन बम बन जाता है। अगर 80% तक उसको आप इनरिच कर दो, इनरिचमेंट कर दो उसका, तो वो न्यूक्लियर बम बन जाता है। तो ये IAEA यही चेक करता है, IAEA यही चेक करता है कि आप उसका इनरिचमेंट ना कर रहे हो, जो अभी ईरान कर रहा है। तो आप उसको इसमें पाबंदी लगाई हुई है, 3 से लेके मैक्सिमम 5% तक आप उसका इनरिचमेंट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं कर सकते। इसके लिए वियना एग्रीमेंट भी किया गया है, वियना एग्रीमेंट भी किया हुआ कि इनरिचमेंट रोक लगाई जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लूटोनियम डेवलप नहीं किया जाए, क्योंकि 20% आप U-35 जो उसका होता है यूरेनियम U-35, उसको इनरिचमेंट करके आप एक्सप्लोजिव बना सकते हो। उसका ध्यान रखना है कि ओनली हैंडफुल नेशन कैन मेक 20% इनरिचमेंट जो है यूरेनियम का। उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पीस की साइड जाना चाहिए, उसकी साइड गलत काम के लिए यूज़, उसको वेपन के लिए यूज़ ना किया जाए। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपको वेपन के लिए यूज़ ना किया जाए, ताकि फिर उसे कॉमर्शियली कर सको। फिर आपने वेपन डेवलप किया, किसी और कंट्री को बेच दिया रिच करके, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फिर फोकस जो इंडिया का है, चाइना का है, इंडिया इज़ द फास्टर, मतलब कि एक तरह से रिएक्टर डेवलप करने में, तो इनको भी ध्यान रखना है कि जो बिल्डिंग करें, जो अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें। इंटरनेशनल जो कंसर्न है, चाइना पॉसिबल वेपन बना सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। डर यही है ना कि यूरेनियम एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी है, अगर आप उसका गलत यूज़ करोगे, न्यूक्लियर डेवलप करने में करोगे या फिर प्लूटोनियम डेवलप करने में करोगे, तो एक तरह से गलत यूज़ है उसका। तो इन सब चीज़ों का कंसर्न्स भी हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है, साइकिल लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन। ये क्या कहना चाह रहा है कि आपकी ग्रोथ तो बहुत कम है और आपके महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये आर्टिकल इस पे आया है, यूजलेस पॉलिसी एक्शन, हाई डिमांड जो है, हाई डिमांड हो गई है, ग्रोथ हो गई है, और हमारी के शेप रिकवरी कहीं ना कहीं देखी जा रही है, गिरते पड़ते हमारी रिकवरी हो रही है। अभी कुछ चीज़ बताते हैं कि फर्स्ट डिमांड इंक्रीज़ है, ग्रेट डिप्रेशन आए हुए हैं मार्केट में, सेकेंडरी वर्ल्ड वॉर एक तरह से ऐसा इफेक्ट हो गया जैसे पूरी वर्ल्ड वॉर छिड़ी है, उसके ऊपर इफेक्ट है। कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो, कोई इसको वार नहीं हो रही कि क्रिएट डिमांड की जाए, डिमांड है ही नहीं मतलब। उसके बाद बिकॉज मैनी जॉब हैज़ लॉस्ट, अब इसके से जॉब भी चली गई। आप खुद देखो, ये 5 आदमी हैं, ये 5 आदमी बाज़ार से 5 सामान खरीदते हैं, तो वो 5 सामान डेवलप करने के लिए फैक्ट्री कुछ डेवलप करती होगी, 5 सामान को प्रोडक्शन करती होगी, उस 5 सामान के प्रोडक्शन के लिए 5 आदमी रखे होंगे उसने डेवलप करने के लिए। तो देखो यहाँ पे डेवलप करने 5 आदमी रखे हैं, इनको सैलरी भी देती होगी फैक्ट्री वाले, प्रोडक्शन कंपनी, तो फिर वो यूज़ कर पाते होंगे, फिर वो सैलरी इधर उधर जाती होगी, पैसा इधर उधर घूमता होगा, फिर पूरा साइकिल डेवलप होता है। अगर आप ये 5 आदमी 5 से डिमांड ही नहीं करेंगे, इनकी डिमांड ही 2 है, तो कंपनी भी 2 प्रोडक्शन करेगी। अब कंपनी 2 प्रोडक्शन करने के लिए 5 आदमी क्यों रखेगी, जब उसके 2 ही आदमी कर सकते हैं, तो 3 आदमी को निकाल देगी, तो जॉब लॉसेस हो जाएगी। तो वही सारी कंडीशन यहाँ पे फेस की जा रही है। अब हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि कभी राइस होता है कि कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है कि कंटेनर सिग्निफिकेंस जो है हमारे पास, स्ट्रक्चर इशू है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रुपीज़ रिलेटेड टू मेजर, तो ये सब चीज़ों का इशू है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कॉम्पिटिटर पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट इन इन्फ्लेशन हमारे पास हुई है, जो हमारी जो है स्टेगनेंट हो गई है, ग्रोथ एक जगह आके रुक गई है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो इसमें जो बातें की हैं, आपको वर्ल्ड पिकअप करना है बस। जैसे एक पॉइंट ये हो गया कि एकदम कंडीशन रुक गई है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं, एक वर्ड ये हो गया, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल रोज आते हैं, आप कितने वर्ड पिकअप करोगे। आपके दिमाग में एक नॉर्मल तरीके से 5-6 वर्ड होने चाहिए। कॉजेज इंडिया क्या है कि इंडिया का जो है, इंडिया भी इम्पोर्टेड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई कमोडिटी प्राइस, हाई एसेट प्राइस इन्फ्लेशन कॉज बाय द अल्ट्रा लूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका कहीं इसमें है चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इंडिया में, उसकी लिक्विडिटी टूवर्ड्स द मार्केट, कि विदेशों से जो पैसा आ रहा है, कि मतलब विदेश फॉरेन पोर्टफोलियो क्या होता है कि लोग आ रहे हैं, आपका मार्केट डाउन है तो आके वो शेयर वेयर खरीद रहे हैं, तो एक तरह से वो भी एक खतरनाक चीज़ है। कल के दिन को छोड़ के भाग जाए, शेयर बेच के भाग गए, तो हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। तो उस सब चीज़ों का कंसर्न दिमाग रखना है कि गवर्नमेंट बोल रही है ना कि बहुत सारी FDI आ रही है, FDI नहीं आ रही, वो FPI आ रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। FDI तो बहुत मजबूत होती है, वो नहीं छोड़ती है देश, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी में, बनी बनाई में, या नई कंपनी डेवलप करती है। जो FPI होती है, बॉन्ड में, शेयर मार्केट में, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गवर्नमेंट जो डाटा के साथ खेल रही है, बोल रही है कि हमारे बहुत विदेशों से पैसा आ रहा है। विदेशों से पैसा इसलिए आ रहा है कि उनका आपका मार्केट डाउन पड़ा है, और लोगों को पता है कि इंडिया है, यहाँ का मार्केट उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि कभी ना कभी तो डिमांड राइज होगी।
तो इसलिए वो पैसा लगा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डू नॉट मतलब कि ऑन द इक्विटी और बॉन्ड, हम तो खरीदते नहीं हैं, वो विदेशी आके खरीदते हैं, तो उसकी वजह से भी है। फिर सबसे बड़ा जो कारण इन्होंने दूसरा बताया, वो बताया इसमें क्या बताया कि जो रिचर हैं उनको पता है फाइनेंशियल एसेट कैसे खरीदना है, मिडिल लोअर तो पता ही नहीं कैसे करना है, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स और हाई इन्फ्लेशन के चक्कर में मारा पड़ा है। लोअर मेडिकल को किसी से मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी तरीके से चलते रहते हैं, ना उन्हें गोल्ड वोल्ड इन सब चीज़ों का पता ही नहीं होता। अगर करते भी हैं तो मोस्टली वो इन्वेस्ट हार्ड चीज़ में करते हैं कि सोना खरीद लो, ये खरीद लो, उन्हें नहीं पता मार्केट कैसे है, तो ये भी सिस्टम है। तीसरा इन्होंने बताया है कि फ्यूल प्राइजेस। अब देखो फ्यूल जो है हर चीज़ के लिए आप कम्युनिकेशन लगता है, अगर आपको सब्जी भी खरीदनी है तो वो सब्जी मार्केट में आएगी तो बाय कहीं ना कहीं फ्यूल का जो यूज़ ज़रूर होगा। अगर ये जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ है इसका ही रेट बढ़ जाए तो आपको क्या दिखाई देगा, पूरे मार्केट में इन्फ्लेशन दिखाई देगी। फिर ये सारी चीज़ इन्होंने बताई हैं। उसके बाद ये बताते हैं, ये बता दी इन्होंने फ्यूल। उसके बाद ये तीसरी चीज़ बताते हैं आरबीआई की जो चूज़ किया है ना, जो इन्फ्लेशन कम करने के लिए जो वो यूज़ कर रही है टेक्नोलॉजी, कि पहले एकोमोडेटिव स्टैंड बोलते हैं उसे, कि पहले मार्केट को पैसा दो, वो आप बाद में वापस ले लेंगे। तो जो पैसा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी महंगाई दिख रही है। तो देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपने एक्विनाइजेशन प्रोग्राम चलाया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, ये सब खरीदेंगे, पैसा देंगे मार्केट को, उसका ध्यान रखो। थर्ड क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी चीज़ों पे, जो मतलब फर्दर पुशिंग हुई है कॉस्ट में मनी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो आप रेपो रेट ये सब लूज़ कर रहे हो, पैसा मार्केट में आ रहा है, इसकी वजह से भी चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। फिर सबसे बड़ा कारण क्या है, एनपीए, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके बढ़ रहे हैं, लिक्विडेशन नहीं रहा, बैंक के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है ना, फिर ऊपर से पैसा ले रहा है वो नीचे दे रहा है, तो इस सब पूरा सिस्टम चरमरा गया। फिर माइक्रो स्मॉल जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, आपने बिल देखा होगा, इनको ठीक करने के लिए एक बिल भी पास हुआ, तो ये भी सिस्टम थोड़ा चरमरा गया। तो अब ये बोलते हैं आपका मिन्स के मूवमेंट, ये मार्क करता है डेट द डिक्लाइन इन द एसेट प्राइसेस कॉजिंग मास पैनिक एंड स्टेबिलिटी इन द डेबिटर टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, जो इस वजह से एनपीए बढ़ रहा है कि पैसा ही नहीं है पे करने वाले के पास। तो सारी कंडीशन ये है, कोलैप्स हो गया है कि लास्ट 18 मंथ इन इंडिया बहुत ही डाइवर्स चीज़ दिखाई है इंडिया में। बैंक डू नॉट वांट टू रिस्क एनी मोर लोन ऑन देयर बुक, बैंक भी अपने ऊपर लोन नहीं दे रहे क्योंकि वो लिखना ही नहीं चाहते अपने ऊपर। तो सारी कंडीशन इसमें से यही है। तो आपको मोटे मोटे पॉइंट बताऊं कि क्या है, डिमांड राइज नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, लोगों के पास पैसा नहीं है, उससे क्या हो रहा है, एनपीए लोगों का बढ़ता जा रहा है। फिर उसके बाद जो है आपका फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है बैंक ने बहुत हाई कर दिया है। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्फ्यूज़ करे, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं रिकवर नहीं कर रही है चीज़ों को। तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है पेगासस से रिलेटेड, 50-50 आपको पढ़ना है पढ़ लेना, मैंने इसमें ऐड नहीं की है। फिर आते हैं बेनिफिट ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ये बेनिफिट बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं, ये मैंने ऐड किए हैं, पॉइंट वाइज ऐड किए हैं, कैसे आप बढ़ा सकते हो, कैसे कर सकते हो, यही सारे इस आर्टिकल में दिए हैं, वो बताऊँगा अपने नोट्स के अंदर सर। मॉनसून रिकवरी, खरीफ जो क्रॉप है वो कहीं ना कहीं स्लो देखा गया। मॉनसून तो रिकवर हो रहा है, बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है, पर जो खरीफ में कहीं ना कहीं 5% की कमी देखी गई है खरीफ क्रॉप के अंदर। वो क्यों, कि भाई जिस टाइम पे फसल लगानी थी उस टाइम पे बारिश हुई नहीं, अब कितनी बरस लो। अब तो क्या बोलते हैं हिंदी में, अगेत्ते और पछेत्ते, हमारे कहावत है वो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो हमारे कहावत है अगेत्ते और पछेत्ते, यानी कि अगर आपने अगेत्ते लगाए, पहले लगा दिए, सबसे फसल पहले लगा दी तो प्रॉब्लम आ जाती है, पछेत्ते मतलब सबसे बाद में लगाई तो प्रॉब्लम आ जाती है। कारण क्या होता है, बहुत सारे कारण है कि क्लाइमेटिकल इफेक्ट भी है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब आप अलग से लगाते पहले लगा दोगे तो हमारी तरफ एनिमल प्रॉब्लम बहुत है, वो नील गाय, वो माहे, वो पूरी डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो इकलौती उन्हें वही चीज़ दिखती है, वो पूरी ख़त्म कर देते हैं। बाद में लगाते हो, सबके पहले कट जाते हैं, आपके बचते हैं तो वो खा जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से वो क्या होता है, क्लाइमेटिकल के साथ सबको एक साथ, तो ऐसे किसान को चलना होता है। आप किसानी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। फिर अभी चाइना और इंडिया ने, देखो पहले तो लद्दाख का इशू था, अभी कहीं सिक्किम में भी हमारा क्लैश है, अरुणाचल प्रदेश में भी हमारा क्लैश है चाइना के साथ, वो भी अपने बहुत सारा एरिया अपना मानता है। अब कुछ अरुणाचल प्रदेश का तो ऐसा एरिया है जहाँ पे डुअल पासपोर्ट की बात इशू की जाती है, चाइना वाले भी देते हैं, इंडिया वाले भी देते हैं डुअल पासपोर्टिंग सिस्टम। अगर वो जो लोग उस एरिया में रहते हैं, अगर उनको इंडिया में आना है तो इंडियन पासपोर्ट तो हो गई, इनके पास इंडिया का एरिया है। अगर चाइना में जाना है, चाइना बोलेगा नहीं आप हमारे आदमी हमारा पासपोर्ट लो, वो इंडिया का पासपोर्ट नहीं मानते, डुअल पासपोर्ट सिस्टम आप जाके पढ़ लेना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है सिक्किम
और मैं आपको जो मैंने एक दिन न्यूज़पेपर मैंने आधा नहीं पढ़ाया था, आधा रह गया था, उस दिन मैंने चाइना के कुछ एरिया बताए थे कि जो चाइना के और लद्दाख के कुछ जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो मैं आज सारे इसमें कवर कर लूँगा नोट्स के अंदर से। फिर NCALT, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। जो भी जो केसेस आते हैं आपके अपील, जैसे आपने NCLT में अपील की, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आपने अपील की, या फिर कोई ट्रिब्यूनल है उसके अंदर अपील किया आपने और वहाँ से केस हार जाते हैं, तो आप कहाँ जाओगे? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट, मतलब अपील करने के लिए इस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। तो ये क्या है कि जो दूत है वो मूव कर गया वीडियोकॉन का ऑर्डर पे NCLT में। अगर इसके ऊपर भी आपको जाना है तो आपको कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है। कहाँ पे जाना है? सुप्रीम कोर्ट के। देखो ये NCLT है, केस हार गया तो वो कहाँ पे चले गए? NCLT में चले गए। अब यहाँ पे भी हार जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाओगे। उसके बाद तो फिर वो इसमें जाना फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो वो भी, हाँ वो भी सुनती है थोड़े बहुत केस, जैसे आपका कैरिन एनर्जी का उन्होंने केस सुना है, तो वो उन्होंने सुना है कि जो आपकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है उन्होंने सुना है। दूसरी जो न्यूज़ आती है वो आती है टू फ्रंट वॉर चाइना एंड द पाकिस्तान। अभी क्या है, इंडिया के सामने थ्रेट है बहुत सारे, इंटरनल, एक्सटर्नल, मेरीन, बहुत सारे थ्रेट हैं। तो एक्सरसाइज विल फाइंड टर्न टू इंटीग्रेट द थ्रेट कमांड, मतलब एक तरह से आप क्या करो, तीनों जो आपकी विंग्स हैं उनको एक तरह से ऐसा मॉडल तैयार करो कि जो आपकी एयरफोर्स, नेवी और आपका आर्मी है उन सबको ऐसा तैयार करो कि उनको एक कंट्रोल में चल के उनको ऐसी एक्सरसाइज प्रोवाइड करो तो तीनों फ्रंट को एक साथ देख पाए। इंडिया जो तैयार करो 2.5 फेस कर पाए, 2.5 एक्सरसाइज फेस, मतलब दो तो फ्रंट पे पाकिस्तान से लड़ लो साइमल्टेनियसली, आप चाइना से भी लड़ लो, और जो आपके इंटरनल इशू है जैसे नक्सलाइट के इंटरनल डिस्टर्बेंस है सबको एक साथ फेस कर पाओ। तो ऐसा चीज़ आप तैयार करो दोनों फ्रंट पे भी लड़ पाओ। तो ऐसी आपको कमांडिंग तैयार करनी है। इवन आपको कोस्टल गार्ड को भी कहीं ना कहीं इसको साथ रखना है, जबकि मैरीटाइम जो थ्रेट कमांड है वो भी आप इजीली हैंडल कर पाओ। फिर दूसरी न्यूज़ आती है UNSC प्रेसिडेंसी से रिलेटेड। प्रेसिडेंसी ये मैंने आपको कल पूरा बताया था, क्योंकि इंडिया ने इस बार क्या कर रहा है, इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है किसकी? एज ए नॉन परमानेंट मेंबर UNSC के अंदर। मैंने आपको UNSC पढ़ाया था, इससे रिलेटेड मैंने आपको कॉफ़ी क्लब बताया था, इससे रिलेटेड G4 बताया था। G4 क्या है, कल की न्यूज़ आप जाके एक बार देख लेना। फिर IT एक्ट ये मैं आपको नोट से बताऊंगा, पूरा मैंने एक्सट्रैक्ट किया है नोट के अंदर, वहाँ से मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। आगे चलते हैं। दूसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो हमारे इंडियंस बहुत यूज़ करते हैं इसको, और इसे बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी है। इंडियन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है अश्वगंधा। कॉमनली इसे इंडियन विंटर चेरी बोला जाता है। विंटरों में से लोग ज़्यादा खाते हैं कि बॉडी में एनर्जी रखता है ये, कि बूस्ट द एनर्जी, रिड्यूस द स्ट्रेस, मेक द इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है अश्वगंधा। पर ये ओरिजिनल नहीं मिलता, ओरिजिनल आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में एक तरह से ये बोला जाता है। इस पर UK की जो नेशंस हैं वो रिसर्च करेंगे। कर लो भाई, बहुत अच्छी बात है। पंजाब पैडी टेकिंग ए न्यू टेक्निक। सबसे बड़ा जो इशू आता है पंजाब की जो सॉइल है वो क्या हो गई है, सलाइन हो गई है, कहीं ना कहीं सेलिनिटी बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? ओवर इरीगेशन क्यों? कि पानी की बहुत यूज़ करते हैं, अपने ग्राउंड वाटर टेबल नीचे पहुंचा दिया है। ओवर इरीगेशन क्यों? क्योंकि पैडी की कम से कम 3 फसल लेते हैं एक साल में, 3 फसल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है, 3 फसल लेना तो पानी का यूज़ होगा। तो अभी इन्होंने एक नई टेक्निक का खोज किया है। टेक्निक का नाम है उसका DSR, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। आप कभी किसान तो नहीं हो, आप होगे तो आपको पता होगा। पैडी अब लगाते हो तो पहले खेत में पानी भर के रखते हो, पानी पूरे खेत में भर के रखोगे, फिर उसके अंदर आप बीज लगाते हो, पनीर जो लगाते हो उसके अंदर वो पेड़, हाथ से पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ लगाते हो, पेड़ उसके अंदर लगाने के बाद पानी का बहुत यूज़ होता है। राइस जो है पानी का बहुत यूज़ करता है, इसलिए इसे कोस्टल क्रॉप बोला जाता है। तो ये सारे कारण है। तो एक डायरेक्ट सीड राइसिंग टेक्नोलॉजी लेके आया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पानी का बहुत कम यूज़ कर पाओगे, पानी का यूज़ कम होगा तो ये सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, ओवर इरीगेशन की प्रॉब्लम है, वाटर आपका जो टेबल नीचे गिर रहा है, कहीं ना कहीं सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपको फसल भी मिल जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं, 1-2 बार इसको एक्सपेरिमेंट बेसिस पे किया भी गया। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, आपको लेबर कम लगेगी। देखो डायरेक्ट सीड बोए जा रहे हैं, हैप्पी सीडर होता है, डायरेक्ट सीड बोने वाला नीचे पहुँचा देता है। ये डायरेक्ट सीड बोए जा रहे हैं, कोई लेबर नहीं लग रही, वरना इतनी लेबर लगती है हाथ से लगाने, ये सब करना वो सब करना। तो लेबर आपको बचेगी, जो लेबर है। और दूसरी चीज़ आपको क्या है कि पानी की बचत, बहुत बढ़िया बचत होगी, पानी की, वाटर की बचत। तो उससे बहुत सारी काम बढ़ पाएंगे। ये ड्राई टेक्निक भी बोला जाता है, ऐसे ड्राई टेक्निक, ये ड्राई टेक्निक है, DSR ड्राई टेक्निक। तो आप याद रखना, एग्जाम्पल में लिखने के लिए आ जाएगा। वैसे मैं आपको क्रॉपिंग सिस्टम पूरा पढ़ाऊँगा आज।
म्यांमार के जो जुंटा जी हैं पीएम का रोल निभा रहे हैं अभी, रूल एज ए पीएम का रोल निभा रहे हैं। इनका नाम क्या है आपको ओंग, आपको मियांग ओंग करके नाम याद रखो। तो ईशान की मीटिंग होने वाली है, उसमें पार्ट करेंगे, देखते हैं क्या बात निकल के आती है। फिर पाकिस्तान के जो पीओके हमारा उन्होंने कब्जाया हुआ है, जैसे ये हमारा ये ऐसे जम्मू कश्मीर है, तो इन्होंने हमारा पीओके का रीजन कब्जाया हुआ है। तो उसमें एक नया रूल लेके आ रहे हैं जो गिलगिट और बलूचिस्तान वाले एरिया में कि स्टेटस एक बिल पास करा रहा है और वहाँ पे इलेक्शन कराए जाएंगे। इंडिया ने अपोज किया है कि वो एक तरह से डिस्प्यूटेड पार्ट है, तो आप उस पर क्यों कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं आपने कश्मीर को ऐसा कन्वर्ट कर दिया तो हम भी कन्वर्ट करेंगे, कर लो भैया जो करना है। तो एक नारी सब पे भारी, पहली वुमेन, दूसरी वुमेन, तीसरी वुमेन, हॉकी में वुमेन क्या बताऊँ मैं, वुमेन शक्ति तो आपने देख लिया, वुमेन एम्पावरमेंट देख लिया। यहाँ पे बोल सकते हैं जेंडर इनइक्वलिटी, आदमी है ही नहीं, कहीं दिख नहीं रहा। अभी हॉकी टीम से उम्मीद है लास्ट में जब रेसलिंग चलेगी तो बजरंग पूनिया खेलेगा, और भी चीज़ है उसमें, और भी खिलाड़ी खेलेंगे, और तो बाहर हो ही गए हैं। अभी तक 2 महिला ही जीत पाई हैं, तीसरी भी जीतने वाली हैं जो बॉक्सिंग में है, आसाम की छोरी है, तो जीतते ही रही भाई। फिर आपकी दूसरी हैं, आपकी वो कौर है, वो पंजाब की जटनी है, तो वो भी जीतेंगे। तो उसके बाद देखेंगे, देसी का तड़का मार देगी छोरी से। तो इतना ही न्यूज़ थी जो हमारे हिंदू से रिलेटेड थी। आगे चलते हैं, हम चलते हैं अपने बेसिक्स नोट्स पर चलते हैं, जिससे मैं आपको पूरी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ा शांति बनाए रखना, और मे बी मैं इसे बीच में आधी कर दूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे पॉज करता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको क्या पढ़ाता हूँ, मैं डायरेक्टली आपको इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियो 1 घंटे से ऊपर की जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। देखो मैंने हिंदू कितनी जल्दी कंप्लीट किया। अगर हिंदू मुझे आपको समझाना रहा तो मैं 5 मिनट में करता हूँ। मेरी जो कोशिश रहती है कि जीएसटी आपको बताना है तो जीएसटी का बेसिक बताना है कि आर्टिकल 279A क्या है, इसके अंदर 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पता है काउंसिल में कौन कौन से मेंबर होते हैं, फिर वोटिंग राइट्स कितने कितने हैं, सब बताना। यह सिस्टम होता है पढ़ाई करने का। पर आपको ठीक है, जहाँ से अपने पढ़ना है 30 मिनट में हिंदू ख़त्म करना है, बहुत अच्छी बात है। 30 मिनट में करते जाना 2 साल तक, 3 साल तक। तो मैं इसको यहीं पे पॉज करता हूँ, एक सेकंड पार्ट अपलोड करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। मैं तो कंटिन्यूस रहूँगा पर अपलोड जरूर होगी। बहुत बहुत आप लोग धन्यवाद। यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।